हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के पहले पाठ का जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका अध्ययन करेंगे, जो भौतिक विज्ञान के स्थिर वैद्युत शाखा में आता है। अब स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। तो स्थिर वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु पर स्थित स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसे पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं जिस पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत कहलाता है। एक बार और जान लेंगे, स्थिर वैद्युत भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है। तो स्थिर वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे वस्तुओं का, ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिस पर आवेश स्थिर होता है। अब इस पाठ का जो नाम है उसके अनुसार पहला जो इसमें टॉपिक होगा हमारा वह इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं इसको जानेंगे। तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जो उस द्रव्य को किसी बल का अनुभव कराता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी द्रव्य का वह गुण है जो उसके चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है तथा उसका अनुभव करता है। एक बार और सुन लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जो उस द्रव्य को किसी बल का अनुभव कराता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जो उसके चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा उसका अनुभव करता है। आवेश जो होता है एक अदिश राशि है, यानी आवेश को दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आवेश एक अदिश राशि है और एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है कूलम होता है। यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और आवेश का जो विमीय सूत्र है वह एटी होता है, कैपिटल ए और टी। यह विमीय सूत्र कहाँ से आता है? तो आप लोग वैद्युत धारा पढ़े होंगे। यानी वैद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटे T या Q बराबर I इंटू T। अब I का जो विमीय सूत्र होता है वह कैपिटल ए होता है
टी टाइम है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। इस प्रकार आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वह एटी होता है। यानी आवेश जो है अदिश राशि है, आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वह कूलाम होता है, और आवेश का डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र एटी होता है। इसके बाद हम जानेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो है निगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? यानी अगर कोई पदार्थ है और वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अपने में से स्थानांतरित किया है, किसी दूसरे को दिया है, तो उस पदार्थ पे जो चार्ज होगा वह चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब यह अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो ये बनता है Na+। यानी अब जब सोडियम जो है उस पे कौन सा आवेश आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, धन आवेश आ गया। क्यों धन आवेश आ गया? क्योंकि सोडियम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया है। उसके बाद से ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ट्रांसफर करता है, तो यह Mg2+ बन जाता है। यानी इस पे 2 धन आवेश आ जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव चार्ज से क्या समझते हैं, धन आवेश से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। यदि किसी पदार्थ पर धन आवेश है, इसका मतलब उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे सोडियम पर 1 धन आवेश है, इसका मतलब सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैग्नीशियम पर 2 धन आवेश है, इसका मतलब मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके बाद से निगेटिव चार्ज हम जानेंगे। ऋण आवेश क्या होता है? तो जिस प्रकार हम लोग धन आवेश को जाने हैं कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर जो चार्ज होगा वह पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक इसके विपरीत अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पर जो चार्ज होगा वह चार्ज निगेटिव चार्ज होगा। जैसे क्लोरीन की बात की जाए, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। जब क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर जो है एक माइनस चार्ज आ जाता है और ये जो है ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद इस पर एक ऋण आवेश आ गया। ऋण आवेश का मतलब होता है उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एक बार कंफर्म कर लेंगे हम लोग, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी
और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एक बार और हम लोग रिमाइंड कर लेंगे। हम लोग चार्ज पढ़े। चार्ज क्या होता है? यानी चार्ज किसी द्रव्य का वह गुण है जो उस पर लगने वाले बल को बतलाता है और उसका अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में चार्ज किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो उस द्रव्य के चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा उसका अनुभव करता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है तथा चार्ज का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है और चार्ज का विमीय सूत्र एटी होता है। प्रकृति के हिसाब से चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर जो आवेश आता है वह आवेश धन आवेश होता है। धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, तो उस पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे किसी पदार्थ पर चार्ज किन किन विधियों से आता है। यानी अगला जो हेडिंग होगा हम लोग का वह है आवेशन की विधियां। यानी किसी पदार्थ पर आवेश किस प्रकार आता है। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश तीन विधियों से आता है। पहला जो विधि है उसको हम कहते हैं घर्षण विधि। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं चालन विधि और तीसरी जो विधि है उसको कहते हैं प्रेरण विधि। तीनों विधियों में ये जो प्रेरण विधि है यह महत्वपूर्ण है। तीनों विधियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे घर्षण विधि क्या होता है। अब घर्षण विधि का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को लेते हैं और उसको आपस में रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद दोनों पदार्थ आवेशित हो जाता है। अगर एक पदार्थ पर धन आवेश है तो ठीक उतना ही दूसरे पदार्थ पर ऋण आवेश होगा। जैसे ध्यान से समझेंगे, दो पदार्थ है, उसको हमने क्या किया, आपस में रगड़ा। रगड़ने के बाद एक पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा और दूसरा पदार्थ धन आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम घर्षण विधि से किसी पदार्थ पर आवेश प्राप्त करते हैं। यानी आवेशन की जो प्रथम विधि है घर्षण विधि, इसमें हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद दोनों पदार्थ आवेशित हो जाती हैं। अगर पहला धन आवेशित हुआ तो दूसरा ठीक उतने ही मात्रा में ऋण आवेशित होगा। अब दूसरा जो है
जिसको हम कहते हैं चालन विधि। इसमें हम दो पदार्थों को लेते हैं, एक पदार्थ पर आवेश होता है यानी पहला पदार्थ आवेशित होता है और दूसरा पदार्थ अनावेशित होता है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को स्पर्श कराकर और फिर अलग अलग रख देते हैं। तब हम ये देखते हैं कि दोनों पदार्थों पर आवेश आ जाता है और दोनों पदार्थों पर समान आवेश होता है। यानी चालन विधि से हम क्या करते हैं, एक आवेशित पदार्थ होता है, दूसरा अनावेशित पदार्थ होता है, दोनों को आपस में टच कराते हैं। टच कराने के बाद दोनों पदार्थों पर समान आवेश हो जाता है। इस प्रकार आवेशन की विधि को चालन विधि कहते हैं। दोनों विधि में अंतर है, एक में दोनों अनावेशित पदार्थ है, उनको रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाता है, जबकि चालन में एक पदार्थ आवेशित होता है, इससे दूसरे अनावेशित पदार्थ को टच कराते हैं, जिसके उपरांत दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं और दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है। अब तीसरी विधि जो है प्रेरण विधि है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेरण विधि क्या होता है? अब प्रेरण विधि में होता यह है कि इसमें हम न तो टच कराते हैं न किसी दूसरी पदार्थ से रगड़ते हैं। इसमें एक आवेशित पदार्थ होता है, उस पर आवेश होता है, ये कोई आवेशित पदार्थ है जिस पर धन आवेश है, इसकी मात्रा Q है। अब जो है इसके समीप किसी दूसरे अनावेशित पदार्थ को लाते हैं, इसके समीप, तो इसके पास वाले पृष्ठ पर इस आवेश के विपरीत प्रकृति वाला आवेश हो जाता है और इससे दूर वाले पृष्ठ पर इसके समान प्रकृति का आवेश हो जाता है। इस प्रकार अगर इस पर Q है तो इस पर Q डैश आवेश आ जाता है और किसी भी स्थिति में Q का मान Q डैश के बराबर नहीं होता है, यानी Q नॉट इक्वल टू Q डैश। इसको एक बार और समझ लेंगे। प्रेरण विधि से हम किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एक आवेशित पदार्थ लेते हैं जिस पर Q आवेश है, फिर इसके समीप एक दूसरे अनावेशित पदार्थ को ले जाते हैं। प्रेरण के कारण इस पदार्थ के समीप वाले पृष्ठ पर इस पर जो आवेश है उसके विपरीत आवेश आ जाता है तथा इससे दूर वाले पृष्ठ पर इस पर जो आवेश है उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी पहले पदार्थ पर अगर Q आवेश है और दूसरे पदार्थ पर प्रेरण के कारण Q डैश आवेश है तो Q का मान कभी भी Q डैश के बराबर नहीं होगा। यह प्रेरण द्वारा आवेश है। इसके बाद हम आवेशों का मूलभूत गुण पढ़ेंगे। देखिए आवेशों में कौन कौन सा गुण होता है। बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज। आवेशों का मूलभूत गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई पॉइंट आएंगे। सबसे पहला जो बिंदु आएगा वह है आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। यानी
आवेशों में एट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। आवेशों में एट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। एट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, इसको जानना है। यदि समान आवेश है, यानी दो पदार्थ हैं और दोनों पर प्लस चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह फोर्स रिपल्सन का होगा। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण यानी सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जबकि यदि यह जो है पहला आवेश पॉजिटिव है और दूसरा आवेश निगेटिव है, तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा वह जो फोर्स होगा वह एट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, जबकि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। इसमें कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। एक बार और समझ लेंगे। आवेशों का जो मूलभूत गुण है, उसमें पहला गुण है आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण कब होगा, जब विजातीय आवेश होंगे, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। जबकि समान प्रकृति के आवेशों के बीच, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा, जबकि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो उनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा। ये आवेशों के मूलभूत पहला गुण है। अब जो है दूसरा गुण क्या कहता है उसको जानेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। दूसरा मूलभूत इसका गुण है आवेश संरक्षित रहती है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। यानी हम कह सकते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है, अर्थात किसी विलग निकाय का कुल आवेश नियत होता है। यानी आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसका मान घटता बढ़ता नहीं है, नियत रहता है। तीसरा जो गुण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस गुण को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा फंडामेंटल चार्ज। तीसरे गुण को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फंडामेंटल चार्ज, मूल
आवेश, फंडामेंटल चार्ज। अब मूल आवेश क्या होता है इसको जानेंगे। आवेश का वह न्यूनतम मान जिससे कम संभव नहीं हो, मूल आवेश कहलाता है। यानी आवेश के सबसे न्यूनतम मान को, जिससे कम मान संभव न हो, उस मान को मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश का जो मान होता है वह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इस मान को ही मूल आवेश कहते हैं। इसको एक बार और जान जाएंगे। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? आवेश का वह न्यूनतम मान जिससे कम मान संभव न हो, आवेश मूल आवेश कहलाता है। इसका मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब हम लोग तीसरा मूलभूत गुण जानेंगे। आवेश का तीसरा मूलभूत गुण क्या होता है? यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान से इसको जान लेंगे, समझ लेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। यानी कोई भी द्रव्य है तो उस द्रव्य पर आवेश का जो मान होता है वह मूल आवेश के बराबर या उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी अगर कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, तो उस पर जो चार्ज होगा वह ±E के बराबर होगा या ±2E के बराबर होगा या ±3E के बराबर होगा, एंड सो ऑन। यानी आवेश जो होगा वह मूल आवेश के बराबर या उसके पूर्ण गुणज होगा। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसमें एक फार्मूला भी हम लोग जानेंगे कि यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पर Q आवेश है, यानी किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वह Q है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह E है। यानी पदार्थ पर कुल आवेश बराबर Q, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर E। यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त जोड़ देंगे यहां पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n हो, तो n बराबर Q/E होगा या Q बराबर NE। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। उस वस्तु पे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक कूलाम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
ये जानना है। यानी हमारे पास कितने आवेश है, 1 कूलाम आवेश है। यानी इसमें दिया है, अगर ये प्रश्न दे दे आपके पेपर में 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आवेश का मान दिया है 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्ञात करना है। यानी n बराबर हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ई बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इस फार्मूले से n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू Q बाई E, या n इक्वल टू Q के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E के स्थान Q के जगह पे 1 और E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/16 इंटू 10⁻19, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, या n इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19, या n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। यानी वह 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह जो था मूलभूत आवेश के मूलभूत गुण का तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट क्या है उसको जान लेंगे। आवेश की योज्यता। आवेश, ये चौथा गुण है कि योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। यानी अगर कई पदार्थ हैं, उन पदार्थों पर आवेश है, तो कुल आवेश जो होता है उन पदार्थों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कई पदार्थ है जिस पर आवेश क्रमशः Q1 है, Q2 है, Q3 है, N1 है, तो टोटल चार्ज जो होगा, कुल आवेश जो होगा, Q1 है, -Q2 है, Q3 है, -Q4 है, N1 है, तो कुल आवेश जो होगा Q, वह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस -Q4 के बराबर होगा, या Q बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 के बराबर होगा। इसे आवेश की योज्यता कहते हैं। आज बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो।